हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। अभी हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का चैप्टर रिवीजन सेशन चल रहा है, जो जेई मेन एंड नीट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको क्विकली चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह कलेक्शन मिल जाता है। एंड आज के सेशंस में हम डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस डिस्कस करेंगे। एंड डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस जेई मेन एंड नीट के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इससे लगभग हर एक साल क्वेश्चन होता ही है। तो लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस को स्टार्ट करने से पहले काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस को ज़रूर देखिए। उसमें आपको बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसको यहाँ पर हम डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस में अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें कि सर्कुलर मोशंस में सेंटर की तरफ एक एक्सेलेरेशंस लगता है, जिसको आप नॉर्मल एक्सेलेरेशन या सेंटीमीटर एक्सेलेरेशंस, नॉर्मल एक्सेलेरेशंस या सेंटीमीटर एक्सेलेरेशंस या रेडियल एक्सेलेरेशंस हम इसको बोलते हैं। एंड जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो पहला टर्म हमने लिया है सेंटीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स या ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस जो नॉर्मल एक्सीलरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस फोर्सेस को हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। एंड सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है एंड कंटिन्यूसली वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शंस को चेंज करता है। सेंटीपिटल फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। सेंटीपिटल फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शंस को चेंज करता है। तो हम ऐसा कह रहे हैं, द फोर्स या combination of the forces responsible for normal acceleration in circular motion is called centripetal force. And centripetal force acts towards center and continuously changes directions of velocity vector. इसका मतलब सर्कुलर मोशंस के लिए सेंटीपिटल फोर्स नेसेसरी फोर्सेस है। अदर फोर्स नहीं भी हो, लेकिन बिना सेंटीपिटल फोर्सेस के आपकी सर्कुलर मोशंस में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दैट्स वाई सेंटीपिटल फोर्स को हम नेसेसरी फोर्स बोल सकते हैं कि दिस इज नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशंस। क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा तो दूसरा टेंजेंशियल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो सिर्फ सेंटीपिटल फोर्स उसकी डायरेक्शंस को कंटिन्यूसली चेंज करेगा। एंड सेंटीपिटल फोर्स को आप ऐसे लिखते हैं mv² अपॉन r। एंड हमने v इक्वल टू ओमेगा r रिलेशन सीखा है। तो अगर हम v की जगह पर ओमेगा r डाल दें तो ये m ओमेगा r का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। तो इसको आप m ओमेगा स्क्वायर r से भी लिख सकते हैं। ऐसा फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शंस या सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेस को हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंटर की तरफ लगता है, कंटिन्यूसली डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करता है। एंड अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हाउ टू एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ द सर्कुलर मोशंस। अगर आप देखो तो डायनेमिक्स ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर देखें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी यानी कि स्पीड इज नॉट चेंजिंग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में हम पहला पॉइंट कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0 है एंड एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब न्यूमेरिकल्स में हम किस तरह का अप्रोच लेंगे, उसके लिए आप क्या करो कि आप रेडियस के अलोंग, मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा, आप रेडियस के अलोंग एक एक्सिस इमेजिन करिए और जिस प्लेन में ये सर्किल है उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस इमेजिन करिए। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि वन एक्सिस अलोंग द रेडियस लीजिए
एंड इस डायरेक्शंस में आप रिजल्टेंट फोर्स कलेक्ट करो, रेडियस के डायरेक्शंस में रिजल्टेंट फोर्स कलेक्ट करिए एंड उसको mv²/r लिखिए। एंड एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस, सेकेंड एक्सिस आप परपेंडिकुलर टू सर्कुलर प्लेन ले लीजिए, जिस प्लेन में सर्किल है, एंड इस डायरेक्शंस में नेट फोर्स को 0 लिखिए। ये बैलेंसिंग फोर्स है, नेट फोर्स 0 लीजिए। मैं इसको एग्जांपल से भी इलस्ट्रेट करूंगा, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स को कैसे एनालाइज करेंगे सर्कुलर मोशंस में। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस है तो हमें क्या करना है, रेडियस के अलोंग एक एक्सिस इमेजिन करिए एंड उसके तरफ नेट फोर्स को कलेक्ट करिए एंड उसको mv²/r लिखिए, दैट इज द सेंटीपिटल फोर्स। एंड जिस प्लेन में सर्किल है उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस इमेजिन करिए, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मैं इसको इलस्ट्रेशंस करूंगा, अभी एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर देखें तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो रही है एंड साथ साथ डायरेक्शंस भी चेंज हो रही है। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी भी चेंज हो रही है एंड डायरेक्शंस भी चेंज हो रही है। तो डायरेक्शंस को चेंज करने का काम सेंटीपिटल फोर्स करेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को चेंज करने का काम टेंजेंशियल फोर्स करेगा। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शंस में टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी एंड वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में अगर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो इस केसेस में आपको दो तरह की एक्सेलरेशंस हैं। जैसे यहाँ पर अगर फिगर में देखें तो यहाँ पर एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शंस में है एंड एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शंस में है। एंड यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम बना दे तो ये नेट एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस है, जो कि आपका a = at² एंड प्लस ar² का अंडर रूट हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में दो तरह के एक्सेलरेशंस हैं, एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो नेट एक्सेलरेशंस है वो सेंटर की तरफ एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशंस है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ एक्टिंग कर रहा है, वो किसी और डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है क्योंकि दो तरह के फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में फिर से क्या करना है, आप वन एक्सिस लीजिए along रेडियस एंड रेडियस के डायरेक्शंस में फिर से नेट फोर्स को कलेक्ट करिए एंड उसको आप mv²/r या m⍵²r ऐसा लिख सकते हैं। एंड सेकेंड एक्सिस आप टेंजेंट की तरफ लो, along टेंजेंट एंड इस डायरेक्शंस में नेट फोर्स को आप m/dv/dt लिख सकते हैं, ये dv/dt लिख सकते हैं। तो ये आपका टेंजेंशियल फोर्स देगा। एक से ज़्यादा फोर्स हो सकता है, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द टेंजेंट निकालना है एंड उसको m/dv/dt लिखना है। रेडियस के तरफ नेट फोर्स निकालना है और उसको सेंटीपिटल फोर्स के बराबर लिखना है। एंड थर्ड एक्सिस की अगर नीड है, थर्ड एक्सिस देखोगे तो दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्किल एंड इस डायरेक्शंस में नेट फोर्स को 0 लिखना है, ये बैलेंसिंग फोर्स होगा। तो इस तरह से हमें एनालाइज करना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में दो ही एक्सिस है, एक अलोंग द एक्सिस दैट विल गिव यू द सेंटीपिटल फोर्स, एक परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द सर्किल जो कि बैलेंसिंग फोर्स देगा आपको। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस में दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक सेंटीपिटल फोर्स, एक टेंजेंशियल फोर्स। तो अलोंग द रेडियस जो एक्सिस है उसको हम mv²/4 r के इक्वल लिखेंगे एंड अलोंग द टेंजेंट m/dv/dt लिख सकते हैं एंड प्लेन के परपेंडिकुलर बैलेंसिंग फोर्स होगा। अब अगर इसकी एग्जाम्पल से मान लीजिए हम इसको इलस्ट्रेट करना चाहते हैं एंड इसी में मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कंसेप्ट दे दूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक कॉर्ड है, ये यहाँ पर फिक्स्ड है मान लीजिए, और इसके साथ एक ब्लॉक है एंड इसकी मास सपोज करिए m है एंड यहाँ पर सपोज करिए कि हम भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं एंड ये लेट की सर्कुलर मोशंस में है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो
सेंटर के तरफ इस एग्जाम्पल में एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज द टेंजेंट इन द कॉर्ड। अगर आप कोई ऐसा टेंजेंट लग रहा है, अब टेंजेंट है कि नहीं, अगर इसको टेस्ट करना है तो आप कोई रैंडम पोजीशंस ले लो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया ब्लॉक की, एंड मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शंस में है, एंड इसकी लेंथ या रेडियस r है मान लीजिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशंस में अगर हम कॉर्ड को ब्रेक कर दें तो ब्लॉक उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उस डायरेक्शन से फ्लाई करता है। एंड जब इसमें टेंजेंट है तो वही टेंजेंट इसकी डायरेक्शंस को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है इस केसेस में। अदरवाइज अगर कॉर्ड को ब्रेक करेंगे तो वो टेंजेंट की तरफ फ्लाई कर जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगी। एंड अगर टेंशन होगा तो वो टेंशन कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इन सर्कुलर मोशंस। तो अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि आप नेट फोर्स को कलेक्ट करो इन द डायरेक्शन अलोंग द रेडियस, तो यहाँ पर ओनली टी फोर्स लग रहा है, तो ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि इसको mv²/r लिख सकते हैं। एंड ब्लॉक प्लेन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, तो अगर आप देखेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में अगर mg है एंड इस डायरेक्शन में अगर n है, तो n माइनस mg विल बी इक्वल टू 0, यानी कि आपका n mg के बराबर है इस केसेस में। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। तो इस वाले केसेस में आपको एक ही फोर्स मिला जो कि आपको सेंटर के तरफ लग रहा है, दैट इज द टेंशन इन द कॉर्ड। अब यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी इमेजिनेशंस कर लेते हैं। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपका ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है उसके बेसिस पर होगा। जैसे मान लीजिए कि इसी केसेस में अगर मान लीजिए कि आप ब्लॉक की ये पोजीशन लेते हैं और हम इसी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अलग से डिस्कस किया है। आप पीछे वाले वीडियो को देख करके उसमें दो तरह के फ्रेम रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल है एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं, एंड स्यूडो फोर्स पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है, तो स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाली वीडियो जरूर देखिए। अब यहाँ पर अगर ये ऑब्जर्वर इसी फ्रेम से देखेगा तो ये ब्लॉक उसको रेस्ट में दिखेगा, एंड इस डायरेक्शन में अगर टेंशन लग रहा है तो जो इस डायरेक्शंस में स्यूडो फोर्स लगेगा, यानी कि mv²/r ये स्यूडो फोर्स लगेगा, इसी स्यूडो फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो तो जितना सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में उतना ही फोर्स हमें इसके लिए ये रेस्ट में तभी होगा जब इस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो इस डायरेक्शन में टेंशन लगाए तो ये आपका ये mv²/r, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका स्यूडो फोर्स है। दिस इज योर स्यूडो फोर्स एंड appears in non-inertial frame. ये नॉन इनिशियल फ्रेम में अपीयर होता है। आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, उससे थोड़ा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसकी मास m है और ये सपोज करिए कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्मूथ है, कहीं भी फ्रिक्शंस नहीं है। अब ये जैसे ही यहाँ पर इससे आगे बढ़ेगा तो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये टर्न हो रहा है। तो जैसे ही टर्न होगा तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड पड़ेगी। तो आप एक रैंडम कोई पोजीशंस ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ये पोजीशंस ले लिया, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। ये आपका नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, एंड यहाँ पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, और इस डायरेक्शंस में अगर ये थीटा हो तो ये mg cos थीटा इस डायरेक्शंस में एक्ट करेगा। एंड मान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू v है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स जो है इस बार वो n - mg cos थीटा है। तो हमने यही बोला कि अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर आपको नेट फोर्स कलेक्ट करना है और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिखना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस वाले एग्जांपल्स में नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज
n minus mg cos theta. So this is the net force towards the center mg cos theta, and ये आपका mv स्क्वायर अपन r के बराबर होगा. क्यों स्मॉल अगर r दिया हुआ है तो आप स्मॉल r ही लिखिए. यहाँ पर आप लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपन r. एंड दूसरा कंपोनेंट mg साइन थीटा है, जो उसको फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करने की कोशिश करेगा. तो फ्रिक्शंस अगर चाहे तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन पर लगा करके उसको उसी पोजीशन पर रख सकता है, स्लाइडिंग से रोक सकता है. तो यहाँ पर देखें अगर, तो हमने यही कहा कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि जैसे ही ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर की तरफ लग रहा है और इसकी एक कंपोनेंट उसके अपोजिट लग रहा है. तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर n माइनस mg cos थीटा है. इसी तरह से दो से ज़्यादा भी फोर्स लग सकता है. तो हर एक फोर्स का कंपोनेंट निकाल करके नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लिखना है और उसको mv स्क्वायर अपन r के इक्वल लिखना है. नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कह रहा है कि ए टर्न टेबल इज रोटेटिंग एट 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट about a vertical axis. A coin is placed at a distance of 10 centimeter from the axis of rotations. Minimum coefficient of static frictions between the coin and the turntable so that the coin does not slide. अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर लेट दिस इज द योर कॉइन, ये कॉइन है एंड जो टर्न टेबल के साथ r रेडियस में मूव कर रहा है. एंड यहाँ पर हॉरिजेंटल प्लेन में फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स इन हॉरिजेंटल प्लेन विच प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पर अगर देखें तो फ्रिक्शन इज ओनली फोर्स इन हॉरिजेंटल प्लेन. जो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हैं. तो आपका ये लिखा है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड द टर्न टेबल सो दैट द कॉइन डज नॉट स्लाइड. अब यहाँ पर चाहो तो आप इस फ्रेम से भी देख सकते हो. अगर आप इस फ्रेम से देखेंगे तो आपको इस डायरेक्शंस में m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा, जो कि म्यू एस एन के बराबर है. इसका मतलब आपका जो m ओमेगा स्क्वायर r है दैट शुड बी लेस एन इक्वल टू म्यू एस एन. तो अगर म्यू एस का वैल्यू अगर यहाँ से लें तो n की वैल्यू mg हो जाएगा, n का वैल्यू mg हो जाएगा. तो यहाँ पर आप लेस देन एन इक्वल टू म्यू एस एन mg लिख सकते हैं. तो यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर r को m को हम कैंसिल कर देते हैं. म्यू एस की वैल्यू को हम यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर r एंड डिवाइडेड बाई g लिख सकते हैं. एंड ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है, तो ओमेगा इज 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट. तो इसको अगर देखें तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई एंड डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकंड में लिख सकते हैं इसको. तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई आ गया. एंड आपको रेडियस की वैल्यू 0.1 मीटर दिया हुआ है. तो इसमें अगर वैल्यू फेड करें तो दिस इज़ द 2 पाई का होल स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.1 एंड डिवाइडेड बाय g. एंड पाई स्क्वायर को g से कैंसिल कर सकते हैं. तो ये आपका 0.4 के बराबर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, कॉनिकल पेंडुलम मोशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन. कॉनिकल पेंडुलम्स आपके एग्जाम्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. कई बार कॉनिकल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक m मास का बॉडी है जो इस सर्कुलर प्लेन में मूव कर रहा है एंड ये कॉर्ड की लेंथ है एंड जो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है और ये थीटा एंगल फिक्स्ड है. यानी कि जब ये सर्कुलर मोशंस में मूव कर रहा है तो कॉर्ड का जो वर्टिकल के साथ एंगल है वो किसी भी पोजीशन पर थीटा है, वो चेंज नहीं हो रही है. एंड यहाँ पर अगर देखें तो इस डायरेक्शंस में आपका टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पर टेंशन को रिजॉल्व कर सकते हैं.
हम लोगों ने ये सीखा कि रेडियस के अलोंग आप कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कलेक्ट करो एंड दैट शुड बी इक्वल टू द एम बी स्क्वायर अपन आर। तो यहाँ पर अगर रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शंस में आपका कंपोनेंट टी कॉस थीटा है और इस डायरेक्शंस में टी साइन थीटा है। नॉट दिस टी साइन थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर और ये बैलेंसिंग फोर्स है आपका। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर एंड यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वी है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वी है एंड टी कॉस थीटा को देखें तो आपका टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड दोनों को डिवाइड कर लें तो टेन थीटा इजकल टू वी स्क्वायर अपन आर जी लिख सकते हैं। एंड इस फिगर में देखें अगर तो यहाँ पर ये हो जाएगा एल स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं आर बाय टेन थीटा को आप लिख सकते हैं आर अपॉन एल स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। सो दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी। तो इससे आप वेलोसिटी की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v will be equal to r and g upon l square and minus r square का रूट ऐसा आ सकता है। तो आप टेंशन भी निकाल सकते हैं। तो t cos थीटा इक्वल टू एम जी है तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से टेंशन अगर देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एम जी एंड डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट एंड मल्टीप्लाइड बाय एल ऐसा लिख सकते हैं आप। एंड अगर आप टाइम पीरियड फाइंड करना चाहो तो टाइम पीरियड अगर देखें t इजकल टू 2 पाई आर एंड अपन v लिख सकते हैं एंड यहाँ से v की वैल्यू आर जी टेन थीटा हो जाएगा। तो इसको आप 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर जी टेन थीटा का अंडर रूट लिख सकते हैं। एंड इसको अगर आप देखें तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई एंड आर डिवाइडेड बाय जी टेन थीटा का अंडर रूट एंड आर को एल साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आर को यहाँ पर आर इजकल टू आप एल साइन थीटा लिख सकते हो। तो अगर हम आर को एल साइन थीटा लिख दें और टेन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख दें तो टाइम पीरियड इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी आ सकता है। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ सकता है। यहाँ पर r इजकल टू एल साइन थीटा है और टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आ सकती है। मेरे ख्याल से सही है ये। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कि नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए। सर्कुलर मोशंस में एक 4 kg ब्लॉक इज अटैच्ड टू ए वर्टिकल रॉड बाय 2 स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ 1.25 मीटर। द सिस्टम इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल रॉड। यहाँ पर ये वर्टिकल रॉड्स रोटेट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड सो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग अपर स्ट्रिंग इज तो टेंशन इन द लोअर कॉर्ड एट दैट मोमेंट फाइंड करना है। तो टेंशन इन अपर, ये टेंशन इन अपर स्ट्रिंग इज गिवन टू यू 60 न्यूटन एंड टेंशन इन द लोअर कॉर्ड एट दैट मोमेंट फाइंड करना है हमें। तो फिर से देखिए कि यहाँ पर एक 4 kg की ब्लॉक है। ये 4 kg का एक ब्लॉक है एंड ये रॉड के साथ 2 स्ट्रिंग से अटैच्ड है एंड ये रॉड कुछ एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है एंड अपर कॉर्ड की टेंशन की वैल्यू 60 न्यूटन दिया हुआ है। तो टेंशन इन द लोअर कॉर्ड एट दैट मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड सो दैट द टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग बिकम 60 न्यूटन। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है ताकि अपर स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 60 न्यूटन हो
एंड उस मोमेंट में लोअर स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी भी वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दिस इज, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये इस तरह से, एंड ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं और ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए ये 1 मीटर हो जाएगा, एंड नीचे वाला भी, यहाँ से नीचे भी 1 मीटर होगा। तो अगर ये r है सपोज करिए, तो यहाँ पर आपका cos थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1/1.25, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 100/125। तो आपका cos थीटा की वैल्यू 4/5 आ गया, एंड sin थीटा की वैल्यू 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो आप अलग एक फिगर बना लीजिए, एक सेपरेट फिगर बना लो, एंड मान लीजिए कि ये रॉड है, एंड दिस इज योर, ये ब्लॉक है, एंड इस कॉर्ड में सपोज करिए कि टेंशन T1 है और ये थीटा है, एंड इस कॉर्ड में टेंशन T2 है, तो आपका देखेंगे इधर आपका mg लग रहा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये भी थीटा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम सेपरेट एक फिगर बना लें कि वो इस तरह से अगर रोटेट कर रहा है इस सर्किल में, तो यहाँ पर T1 साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज द T1 साइन थीटा, और T2 साइन थीटा भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि T2 साइन थीटा भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, एंड T1 कॉस थीटा ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, एंड T2 कॉस थीटा नीचे लग रहा है, एंड mg भी आपका नीचे लग रहा है। तो अब अगर देखेंगे तो T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो एक इक्वेशन आप ऐसा बना सकते हो कि T1 साइन थीटा एंड प्लस T2 साइन थीटा विल बी इक्वल टू m, दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, एंड दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं T1 cos थीटा विल बी इक्वल टू T2 cos थीटा एंड प्लस mg, एंड आपको T1 की वैल्यू 60 न्यूटन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 60 एंड cos थीटा हमें 4/5 निकल चुका है, तो 4/5 विल बी इक्वल टू T2 इंटू 4/5 एंड प्लस 40। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका 12 से कैंसिल हो जाएगा, 48 एंड 40 माइनस कर देंगे, तो 8 इजकल टू T2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4/5 आ जाएगा। तो आपका लोअर स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 10 न्यूटन आ जाएगा, ये आपका 10 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको T1 एंड T2 की वैल्यू नोन हो गया। जैसे हम सेकेंड इक्वेशंस को लिख रहे हैं, मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, मान लो फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहे हैं, तो T1 की जगह पर हम लिखेंगे, तो आपका T1 की वैल्यू ऑलरेडी 60 दिया हुआ है, तो अगर इक्वेशन 1 को हम यूज़ करें तो 60 एंड इंटू 3/5 एंड प्लस T2 10 हो गया, दिस इज 3/5 एंड इक्वल टू m आपका 4 है, एंड ओमेगा स्क्वायर एंड r की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा देखें तो 3/5 इजकल टू r/1/25, तो r डिवाइडेड बाई 1.25 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये 100 हो गया।
तो ये 5 एंड ये 4 हो गया, तो r की वैल्यू 3/4 आ गया। तो यहाँ पर r की वैल्यू 3/4 आ गया। अब अगर देखेंगे तो अब ये कुछ है नहीं, ये आपका 12, मेरे ख्याल से ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ पर आप जो नहीं, एक सेकेंड, टर्निंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, अब अगर देखेंगे यहाँ पर तो जैसे ही आपकी टर्न स्टार्ट होगा तो डायरेक्शन चेंज शुरू हो जाएगा, एंड डायरेक्शन चेंज शुरू होगा तो आपको सेंटीपिटल फोर्स की नीड पड़ेगी, क्योंकि विदाउट सेंटीपिटल फोर्स डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर रोड एंड टायर के बीच में जो फ्रिक्शंस लग रहा है वो फ्रिक्शंस नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एज टर्निंग स्टार्ट्स, direction changes, hence centripetal force required, and यहाँ पर friction between tire and road provides centripetal force। अब अगर यहाँ पर देखें, अगर सपोज करिए कि आप इस फ्रेम में देख रहे हो, अगर हम इसी फ्रेम से देखें तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है उस मोमेंट में, एंड r की सेंटर r है, तो सेंटर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स mv²/r लगेगा। एंड अगर हम इस फ्रेम में देखेंगे तो उसके अपोजिट एक स्यूडो फोर्स लगेगी mv²/r का, एंड अगर mv²/r फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तो स्कीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि इफ mv²/r ग्रेटर है फ्रिक्शन से तो स्कीडिंग स्टार्ट्स। यानी कि आप अगर टर्निंग पर वेलोसिटी को ज़्यादा रखेंगे तो mv²/r की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, उस केसेस में स्कीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए टर्निंग पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब फॉर सेफ टर्निंग जो mv²/r है उसकी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू μSN होना चाहिए। और यहाँ पर n जो है वो अगर देखेंगे तो n विल बी इक्वल टू r1 + r2 एंड दैट विल बी इक्वल टू mg। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू μS एंड mg ऐसा लिख सकते हैं। तो m कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी जो है लेस देन इक्वल टू μS r एंड g का अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि v मैक्स की वैल्यू μS r g का अंडर रूट आ जाएगा। ये फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्कीडिंग जो मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल है इस केसेस में, दैट इज द μS r g। एंड स्टूडेंट्स को ये फार्मूला रिकॉल रखना चाहिए कि लेवल रोड पर, फ्लैट रोड पर टर्न करने के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी की लिमिट है दैट इज μS r g है। एंड अगर आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इज द बैंकिंग ऑफ द रोड। अब अगर देखेंगे तो ऑन फ्लैट रोड पर जो हमने टर्न किया उसमें हमने फ्रिक्शंस का हेल्प लिया, लेकिन फ्रिक्शन से रिलायबल सोर्स नहीं है, एंड फ्रिक्शन से टायर में वियर एंड टीयर होता है, एंड फ्रिक्शंस की वैल्यू रेनी सीजन में डिक्रीज कर सकती है। इसीलिए यूजुअली हाईवे पर जो रोड है या शहर में जो रोड है, पुल जहाँ पर ब्रिज है उसमें रोड को बैंक किया जाता है। बैंक में क्या करते हैं हम, लेवल ऑफ द रोड को स्लाइटली रेज करते हैं, स्टीप रेज नहीं करते हैं, बहुत कम एंगल से उस रोड को रेज करते हैं ताकि नॉर्मल रिएक्शंस का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट करना शुरू कर दे और वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दे। अब अगर यहाँ पर देखें तो फिर से देखिए बैंकिंग ऑफ द रोड, ये बैंक जो
फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड नहीं है। बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब हो गया कि लेवल ऑफ द रोड इज स्लाइटली रेज सो दैट द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर अगर देखें, जैसे पहले आप एक विजुअलाइजेशंस करिए कि जैसे मान लीजिए मैं आउटर व्यू दिखा रहा हूँ एंड सपोज करिए कि ये इस तरह के सर्कुलर टर्न्स में है, यहाँ पर ये सर्कुलर टर्न है एंड अगर हम इसी फ्रेम से देखेंगे तो आपको इस डायरेक्शंस में mv² r फोर्स अपियर होगा अगर उसकी वेलोसिटी v है एंड रेडियस r है। तो अब अगर देखेंगे, अगर इसकी मास मान लीजिए m है और ये थीटा है आपका, तो इस डायरेक्शंस में mv² बाय r cos थीटा आएगा और mg का जो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शंस में mg sin थीटा आएगा। अब अगर mv² बाय r cos थीटा mg sin थीटा के इक्वल हो जाए तो बिना फ्रिक्शंस के हम टर्न ले सकते हैं। ये बेनिफिट मिला बैंकिंग में। फिर से देखिए कि अगर यहाँ पर हम इसी फ्रेम से देखें तो स्यूडो फोर्स के बेसिस पर mv² अपन r इस डायरेक्शन पर लग रहा है, उसकी कंपोनेंट mv² अपन r cos थीटा इस डायरेक्शन में, एंड यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mv² बाय r sin थीटा एंड mg cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। दैट इज प्रोवाइडिंग यू नॉर्मल रिएक्शंस, जो कि नॉर्मल रिएक्शंस आपको दे रहा है। तो फर्स्ट केसेज में हम कह रहे हैं कि अगर mv² अपन r cos थीटा mg sin थीटा के इक्वल है तो बिना फ्रिक्शंस के आप टर्न ले सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द बैंकिंग। लेकिन अगर mv² अपन r cos थीटा ग्रेटर है mg sin थीटा के तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट करना शुरू कर देगा, उसको स्कीड करने से, अदरवाइज स्कीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उस केसेस में फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट करेगा। एंड अगर mv² अपन r cos थीटा mg sin थीटा से लेस है तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट करेगा। तो हम तीन केसेस ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमने फर्स्ट केसेस में लिया कि mv² r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये आपका केस 1 है। दिस इज योर केस 1। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो m और m कैंसिल हो गया, तो आपका जो tan थीटा है यहाँ से tan थीटा v² अपन rg आ जाएगा, यानी कि v की वैल्यू rg tan थीटा आ जाएगी का अंडर रूट। फिर से देखिए, इस केसेज में हमने फ्रिक्शंस का यूज नहीं किया है अभी। हमारा mv² बाय r cos थीटा डायरेक्टली mg sin थीटा के इक्वल है। उस केसेज में बिना फ्रिक्शंस के हम टर्न ले पा रहे हैं। एंड ये हमने आपको इस फ्रेम से किया है, लेकिन आप ग्राउंड वाली फ्रेम से भी कर सकते हैं इस केसेस को। केस 1 में जिसमें mv² अपन r cos थीटा mg sin थीटा के इक्वल है, तो इस केसेज में हमने ग्राउंड के लिए यहाँ पर फिगर बनाया है। यहाँ पर देखिए आप कि इस डायरेक्शंस में अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो तो उस केसेज में n का इस डायरेक्शन में n cos थीटा लग रहा है, ये n sin थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है। और हम लोगों ने बोला है कि सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगेगा वो आपका सेंटीपिटल फोर्स होगा, यानी कि n sin थीटा इक्वल टू mv² अपन r एंड n cos थीटा, ये बैलेंसिंग फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से भी डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू v² बाय rg आ गया। तो जो पहले आया था जैसा, उससे भी वेलोसिटी की वैल्यू वही आ गई। फिर से देखिए, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बैंकिंग ऑफ द रोड में लेवल ऑफ द रोड को हम स्लाइटली रेज करते हैं। ये बहुत कम एंगल होता है, स्लाइटली रेज करते हैं सो दैट अब नॉर्मल रिएक्शंस वर्टिकल की तरफ नहीं लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शंस उतना ही एंगल पर लग रहा है जितना एंगल हमने बैंक किया है। तो अब इस नॉर्मल रिएक्शंस का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ लग रहा है एंड प्रोवाइड्स यू द सेंटीपिटल फोर्स, जिसमें हमने फ्रिक्शंस का अभी हेल्प नहीं लिया है। लेकिन अगर आप फ्रिक्शंस को ऐड करोगे, यानी कि mv² अपन r cos थीटा सपोज करिए ग्रेटर हो गया, तो
अगर ग्रेटर होगा तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा, तो उसमें वेलोसिटी की जो लिमिट्स है टर्निंग में वो थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। तो नेक्स्ट केसेस अगर हम देखें, अगर नेक्स्ट केसेस देखें कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि केस टू में v जो है वो ग्रेटर है आर जी टेन थीटा से, तो आपका फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन सब लगेगा। इस केसेस में फ्रिक्शन डाउन लग रहा है, फ्रिक्शंस डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है। एंड यहाँ पर अगर देखें तो आप दोनों का कंपोनेंट ले सकते हो, जैसे इसी फिगर में देखें तो n sin थीटा इस डायरेक्शंस में लग रहा है, एंड फ्रिक्शंस का भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शंस में लग रहा है, दैट इज द f cos थीटा, एंड n का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शंस में लग रहा है n cos थीटा, एंड फ्रिक्शंस का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शंस में लग रहा है f sin थीटा। अब आपका ये सर्कुलर टर्न है, दिस इज योर सर्कुलर टर्न, तो ये सेंटर की तरफ लग रहा है। अब दो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो दोनों का सम जो है वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि n sin थीटा एंड प्लस f cos थीटा प्लस f cos थीटा, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, एंड यहाँ पर देखेंगे तो n cos थीटा विल बी इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं n sin थीटा माइनस f sin थीटा n cos थीटा, सॉरी n cos थीटा, ये आपका दिस इज द n cos थीटा एंड माइनस f sin थीटा विल बी इक्वल टू mg। अब यहाँ पर n को कॉमन लेते हुए डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर n हमने कॉमन ले लिया है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ गया साइन थीटा एंड प्लस f अपॉन n cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस f अपॉन n साइन थीटा इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पर आप cos थीटा फिर से कॉमन ले लो एंड ये म्यू ले लेते हैं, तो यहाँ से cos थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो साइन अपन cos टेन थीटा आ जाएगा एंड दैट विल बी द म्यू एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा कॉमन लिए हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस म्यू एंड टेन थीटा इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से आप v की वैल्यू को लिख सकते हैं, ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगा आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा का रूट, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपको। अब इसमें हमने लिखा है केस टू में v ग्रेटर है आर जी टेन थीटा से, लेकिन अगर नेक्स्ट देखें अगर, तो आपका जो v है जिसमें v लेस है आर जी टेन थीटा से, आर जी टेन थीटा के अंडर रूट से लेस है। अगर v लेस होगा तो फ्रिक्शन अप लगेगा, फ्रिक्शंस आपका अपवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है। एंड अगर आप पहले की तरह, मैं सिर्फ रिजॉल्व कर देता हूँ, अगर आप पहले की तरह देखें तो इस डायरेक्शंस में n cos थीटा एंड इस डायरेक्शंस में आपका n sin थीटा लगेगा, एंड फ्रिक्शंस का इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट f cos थीटा होगा, एंड फ्रिक्शंस का इस डायरेक्शंस में f sin थीटा होगा, एंड ये इस तरह की सर्कुलर मोशंस में है, इस तरह के टर्निंग में है, तो इस केसेस में आप इक्वेशन लिख सकते हैं n sin थीटा एंड माइनस f cos थीटा विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन आर, एंड दूसरा इक्वेशन देखें अगर, तो आप n cos थीटा एंड प्लस f sin थीटा
इक्वल टू mg लिख सकते हैं एंड पहले की तरह इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए जैसा हमने पीछे वाले फिगर में सॉल्व किया है, जैसे इस फिगर में सॉल्व किया है उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा माइनस म्यू आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इस वाले केसेज में जो आपका वेलोसिटी का इक्वेशंस आएगा, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक बार सॉल्व कर लिए हैं तो इसको यहाँ पर आर जी एंड टेन थीटा माइनस म्यू एंड 1 प्लस म्यू टेन थीटा का अंडर रूट आ जाएगा एंड इसमें आपका फ्रिक्शंस अप लग रहा है एंड वेलोसिटी की वैल्यू अब मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा का अंडर रूट, इसमें फ्रिक्शन डाउन लग रहा है। ये आप फार्मूला को रिकॉल रख सकते हैं, यानी कि दिस विल बी द रेंज ऑफ द वेलोसिटी बैंकिंग वाले सिस्टम में। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो ये देखो, ये क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड। ये कह रहा है कि ए टर्न ऑफ रेडियस ऑफ 20 मीटर, ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर, मान लीजिए यहाँ पर आपका रेडियस 20 मीटर दिया हुआ है, दिस इज योर टर्न एंड रेडियस आपको 20 मीटर दिया हुआ है, is banked for a vehicle of mass 200 kg at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहले से बैंक्ड है, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब बिना फ्रिक्शंस के बैंक्ड है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इफ इट मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको एंगल ऑफ द बैंकिंग से आप निकाल सकते हैं, यानी कि टेन थीटा will be equal to v स्क्वायर अपन आर जी। तो यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 100 हो जाएगा एंड आर की वैल्यू है 20 मीटर एंड जी 10 ले लेते हैं तो दिस इज कमिंग 1/2। ये एंगल ऑफ द बैंकिंग है, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। इसका मतलब अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड से टर्न ले रहे हैं तो उस केसेस में फ्रिक्शंस नहीं लग रहा है। अब दो केसेस बोल रहा है ये कि अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड पर मूव कर रहा हो या 15 मीटर पर सेकेंड पर मूव कर रहा हो, तो अगर आप देखेंगे तो ए के लिए आपका जो वेलोसिटी है वो लेस है आर जी टेन थीटा से, आर जी टेन थीटा से लेस है। तो इस केसेस में आपका फ्रिक्शंस अप लगेगा, इस केसेस में फ्रिक्शंस आपकी अप लगेगी एंड 15 मीटर पर सेकेंड्स में आर जी टेन थीटा से ग्रेटर है, उस केसेस में फ्रिक्शंस डाउन लगेगी। तो अगर इसमें देखें अगर तो फ्रिक्शंस अपवर्ड डायरेक्शंस में लगना चाहिए, ए केसेस में फ्रिक्शंस अपवर्ड डायरेक्शंस में लगना चाहिए। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं कि यहाँ पर फ्रिक्शंस आपका वेलोसिटी लेस है, इसका मतलब फ्रिक्शंस ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शंस ऊपर की तरफ लगेगा एंड अगर फ्रिक्शंस ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि इस केसेस में फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, तो आप पहले की तरह अगर देखें तो इस डायरेक्शंस में आपका एन साइन थीटा आ जाएगी और इस डायरेक्शंस में एन कॉस थीटा है और इस डायरेक्शंस में आपका एफ ये थीटा है तो इस डायरेक्शंस में एफ कॉस थीटा आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा और इस डायरेक्शंस में एफ साइन थीटा आ जाएगा। तो आप पहले की तरह एक इक्वेशंस लिख डालो, जैसे यहाँ पर आप पहले की तरह एक इक्वेशन देखिए, फिर से देखिए, आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो कि 20 मीटर रेडियस में मास 200 kg है एंड एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड पर बैंक्ड है वो, तो उसके इक्विवेलेंट एंगल ऑफ द बैंकिंग हमने निकाल लिया। अब अगर वेलोसिटी को इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन अपीयर होगा। तो वो कह रहा है कि अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी फर्स्ट केसेस में वेलोसिटी आर जी बाई टेन थीटा से लेस है, इसीलिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो उसके बेसिस पर अगर देखें
तो आप कह सकते हो कि n sin थीटा and minus f cos theta will be equal to mv square upon r and दूसरा देखें अगर तो n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg आ गया। तो आप क्या करो कि n sin थीटा का वैल्यू लिख दीजिए। तो n sin थीटा is equal to mv square upon r and plus f cos theta and n cos theta is equal to mg and minus f sin theta। ये माइनस एफ sin थीटा हो जाएगा और दोनों को डिवाइड कर लो तो टेन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर एंड प्लस एफ कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय एम जी एंड माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर अब अगर देखेंगे तो मास आपको गिवन है तो वैल्यू फिट करके निकाल सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू 1/2 है हमारे पास। तो अगर इसको 1/2 यहीं पर हम लिख दें एंड 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपका इक्वेशन आ जाता है एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू 2 एम वी स्क्वायर अपन आर एंड प्लस 2 एफ कॉस थीटा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू फिट करना है। तो यहाँ पर m हमारा मास 200 है तो ये 2000 हो गया एंड माइनस f और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको थीटा ये 1 एंड 2 है तो ये √5 हो गया। तो साइन थीटा 1 बाय तो साइन थीटा 1 अपॉन √5 आ गया एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड मास है 200 एंड वेलोसिटी आपका है 5 तो 25 एंड r हमारा 20 है एंड प्लस 2f एंड कॉस थीटा हो जाएगा 2/√5। अब यहाँ से इजीली सॉल्व हो सकता है क्योंकि आप फ्रिक्शंस को एक तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, ये यहाँ पर हो गया 10 एंड ये हो गया कितना, ये 500 हो गया। 500 को इस साइड ले आए तो ये 1500 हो गया एंड इक्वल टू 3f बाय √5। तो यहाँ से 500 करेंगे तो फ्रिक्शंस का वैल्यू 500 √5 आ गया। ये हमारा इस केसेस में आ गया। अब अगर सपोज करिए कि आपकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गया है तो हमें ये पता है कि अगर आप नेक्स्ट केसेस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है सो दिस इज ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा का अंडर रूट एंड इस केसेस में अगर आप देखें तो आपका फ्रिक्शंस जो है वो इस डायरेक्शंस में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शंस इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड ये थीटा है एंड दिस इज योर mg। तो अब ये सर्कुलर टर्न है, इस तरह का आपका सर्कुलर टर्न है तो n साइन थीटा इस डायरेक्शंस में एंड ये अगर थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा तो f cos थीटा इस डायरेक्शंस में एंड इस डायरेक्शंस में f साइन थीटा एंड इस डायरेक्शंस में n cos थीटा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो n साइन थीटा प्लस f cos थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r एंड यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि n साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r माइनस f cos थीटा एंड दूसरा इक्वेशन हो जाएगा n cos थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg एंड प्लस f sin थीटा
एंड यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप फिर से डिवाइड करो, फिर से आपको टेन थीटा की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको टेन थीटा की वैल्यू 1/2 एंड साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 एंड कॉस थीटा की वैल्यू 2/√5 दिया हुआ है ये। एंड मास आपको 200 kg दिया हुआ है एंड रेडियस की वैल्यू 20 मीटर, आर की वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है। अगर आप इस वैल्यू को इसमें जैसे डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा एंड टेन थीटा इजकल टू एम बी स्क्वायर अपन आर माइनस एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम जी प्लस एफ कॉस थीटा हो जाएगा। उसमें वैल्यू फिट करोगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली ये 300√5 न्यूटन आ जाएगा। अभी हम लॉज ऑफ मोशंस का चैप्टर रिविजन्स कर रहे हैं एंड इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप क्विकली आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं एंड उसको कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है ये वाली टूल्स टेक्निक सीखते हैं हम, जो जेईई मेन एंड नीट के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एंड